हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जस्टिस का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमने 11th क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 10 क्वेश्चंस को कर लिया था। देन हम आज यहाँ से जॉन रॉल्स के बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी सिद्धांत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं और इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है। राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करना चाहता है। ठीक है, रॉल्स क्या चाहता है। रॉल्स चाहता है कि जो राजनीतिक बाध्यता उदारवाद की है, ठीक है, उसको सामाजिक न्याय के माध्यम से, सामाजिक न्याय की कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से, सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना के माध्यम से जो उदारवादी राजनीतिक बाध्यता है उसको रॉल्स उसका समाधान करना चाहता है। क्या यह बात सही है या नहीं सही है? तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत इसीलिए दिया क्योंकि अमेरिका जैसे उदारवादी देशों में, ठीक है, अमेरिका जैसे उदारवादी देशों में समानता की संकल्पना नहीं थी। ठीक है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का उद्देश्य ही है कि इसमें तात्विक न्याय का मिश्रण भी हो और प्रक्रियात्मक न्याय का मिश्रण हो। ठीक है, तात्विक न्याय का मतलब है कि कुछ समाजवादी लक्षण हो। ठीक है, समाजवादी लक्षण पाए जाते हो जहां पे राज्य के कल्याणकारी कार्य पाए जाते हैं, कल्याणकारी कार्य। ठीक है, अभी तक देखिए 1971 तक अमेरिका में कल्याणकारी कार्यों का क्या था, कल्याणकारी कार्य वहां पे नहीं हो रहे थे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे यूएसएसआर में क्या हो रहा था, सोवियत संघ में क्या हो रहा था। सोवियत संघ में भरपूर मात्रा में यहाँ पे वेलफेयर वर्क हो रहे थे। ठीक है, कल्याणकारी कार्य यहाँ पे हो रहे थे। तो ऐसे में यूएसए की विचारधारा कैसे पीछे रह सकती है, यूएसए कैसे पीछे रह सकता है। तो अमेरिका के जो दार्शनिक लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका के समाज में जो काले गोरों को लेकर के, ठीक है, जो श्वेत और अश्वेत को लेकर के भेदभाव चल रहा था, जो श्वेत और अश्वेत को लेकर के जो अमेरिकी समाज में जो आंदोलन चल रहे थे, उसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रॉल्स ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया। और रॉल्स ने बताया कि जो उदारवादी संकल्पना की जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, जो राजनीतिक बाध्यता है, उसको रॉल्स कह रहा है कि सामाजिक न्याय के माध्यम से समाधान उसका किया जा सकता है। वो सामाजिक न्याय कैसे होगा? पुनर्वितरण के माध्यम से। पुनर्वितरण किसका किया जाएगा? तो पुनर्वितरण होगा संसाधनों का। ठीक है, संसाधनों का पुनर्वितरण। अब ये संसाधन किसको वितरित किए जाएंगे? जो अमेरिका में काले लोग हैं, जो अमेरिका में अश्वेत लोग हैं, जो अमेरिका में पिछड़े पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो अमेरिका में गरीब वर्ग के लोग हैं, इनके लिए संसाधनों का वितरण दोबारा से किया जाएगा, यानी कि पुनर्वितरण किया जाएगा। ठीक है, तभी समाज में सामाजिक न्याय की संकल्पना, रॉल्स कह रहा है, स्थापित हो पाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी, संसाधनों का वितरण, अब सोवियत संघ में तो खूब भरपूर मात्रा में हो रही है। ठीक है, सोवियत संघ में संसाधनों का वितरण क्या हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है, फुल हो रहा है, राज्य ही पूरा कार्य कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अमेरिका में, अमेरिका उदारवादी देश है, तो अमेरिका में उदारवाद होने के कारण यहाँ पे कल्याणकारी कार्य बहुत कम किए जाते थे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अगर अमेरिका वो कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा तो ऐसे में अमेरिका की विचारधारा पीछे चली जाएगी और सोवियत संघ की विचारधारा आगे बढ़ जाएगी। तो अमेरिका कभी भी किसी भी सिचुएशन में सोवियत संघ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अपने कुछ दार्शनिकों को नियुक्त किया, और नियुक्त करने का तात्पर्य यह था कि एक तो अमेरिका की उदारवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना था, दूसरी बात क्या थी, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत को लेकर संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अमेरिका में काले और गोरे को लेकर के संघर्ष चल रहा था। जो गोरे लोग थे उनको ज़्यादा अधिकार था, उनके पास ज़्यादा संसाधन थे, और जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे अमेरिका में, उनके पास कम संसाधन थे। तो रॉल्स कहता है कि अब इन्हीं संसाधनों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा, तभी सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका।
चलिए अगर रॉल्स आपने नहीं देखा है तो जस्टिस वाला वीडियो आप जरूर देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा देखते हैं, क्या शुभ और वांछनीय है, इसके निर्धारण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत की अभिपुष्ट करता है। ठीक है, यानी कि रॉल्स कहता है कि क्या समाज के लिए सही है, क्या समाज के लिए गलत है ना, इसकी जांच पड़ताल करता है। क्योंकि अभी तक अमेरिकी समाज में एक ही चीज को सही माना जाता था, किसको? प्रक्रियात्मक न्याय को। यानी जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास क्षमताएं हैं, ठीक है, वही, उन्हीं का कब्जा किस पर होगा? संसाधनों पर होगा। लेकिन अब क्या है, अब क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए शुभ है, ठीक है, अब इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि अमेरिकी समाज में अब क्या है, संघर्ष विद्यमान हो चुका है। संघर्ष किसके मध्य है? श्वेत और अश्वेत को लेकर के, अश्वेत और श्वेत को लेकर के, काले और गोरों को लेकर के संघर्ष है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के समाज के सामने एक चुनौती उत्पन्न होती है कि क्या वह सोवियत संघ की विचारधारा के समक्ष वो इतना शक्तिशाली है कि वो संसाधनों का पुनर्वितरण कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में रॉल्फ जैसे विद्वानों ने क्या दिया तर्क, कि अमेरिका के लिए जो न्याय की स्थापना होगी अमेरिकी समाज के लिए, उसमें प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों का मिश्रण पाया जाएगा। अर्थात अमेरिका में कुछ जो संसाधन वितरित किए जाएंगे, अर्थात कुछ राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य भी किया जाएगा और राज्य के द्वारा कुछ प्रक्रियात्मक कार्य भी किए जाएंगे। ठीक है, दोनों कार्य राज्य के द्वारा किया जाएगा, तभी समाज में क्या होगा? स्थापना, न्याय की स्थापना हो पाएगी, ऐसा रॉल्स कहते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है रॉल्स। क्या रॉल्स ने न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सहारा लिया? तो नहीं, क्योंकि रॉल्स ने न्याय स्थापना के लिए नहीं, बल्कि रॉल्स ने संसाधनों के वितरण के लिए, किसके लिए? संसाधनों के वितरण के लिए, संसाधनों के उचित वितरण के लिए, ठीक है, उचित वितरण के लिए अज्ञानता के पर्दे का सहारा लिया। ठीक है, किसका सहारा लिया? सामाजिक समझौते और अज्ञानता के पर्दे का सहारा जॉन रॉल्स ने लिया। तो ये अगर होता तो स्टेटमेंट सही होता, अदरवाइज ये गलत है। यह मान्यता है कि पुनर्वितरण वैयक्तिक स्वतंत्रता को पराभूत कर देगा। पराभूत का मतलब क्या होता है? पराभूत का मतलब है पराजित करना, हराना या डिफीट करना। क्या रॉल्स ऐसा कहता है कि संसाधनों का अगर पुनर्वितरण होगा तो इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह पराजित होगी? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, संसाधनों के वितरण से क्या होगा? लोगों की स्वतंत्रता कम नहीं होगी। ठीक है, संसाधनों के वितरण से लोगों की स्वतंत्रता और बढ़ेगी, स्वतंत्रता और बढ़ेगी, पराभूत नहीं होगी बल्कि विजय होगी। तो ऐसा होता तो स्टेटमेंट सही होता। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किसमें है? बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि न्याय का प्रतिकारी जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत, प्रतिकारी सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रतिशोध, प्रतिकारी का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, रिटेलिएशन लेना, बदला लेना, है ना, बदले की भावना। अगर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की आंख फोड़ दी है तो बदले में उस व्यक्ति की भी आंख फोड़ दी जाएगी। तो इसी क्या बोलते हैं? प्रतिकारी सिद्धांत या प्रतिशोध का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रतिकारी जो न्याय का सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? तो वो प्रतिशोध पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए न्याय का निवारक सिद्धांत क्या होता है? न्याय का निवारक सिद्धांत होता है, निवारक का मतलब समझ लेंगे तो आप आंसर अपने आप ढूंढ लेंगे। निवारक का मतलब होता है कि
कोई काम करने से रोकना, काम करने से रोकना, ठीक है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कोई काम करने से रोकना, जैसे अपराध करने से रोकना, अपराधी को क्या करना, अपराध करने से रोकना। तो इसका आंसर जैसे को तैसा क्या मतलब होगा, निवारक होगा ये तो, टिट फॉर टैट हो जाएगा। फिर अगर एक व्यक्ति ने किसी की आंख फोड़ी है, तो अगर न्याय का निवारक सिद्धांत होगा तो जैसे को तैसा होगा, दूसरे व्यक्ति की भी आंख फोड़ दी जाएगी तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, निवारक सिद्धांत के बारे में पूछा है, यानी प्रिवेंटिव प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा गया है। प्रिवेंटिव का मतलब ही होता है प्रिवेंट करना, यानी कि रोक लगा देना, ठीक है। अपराधी को चेतावनी सजा देना ताकि जुर्म को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। यानी कि अपराधी के ऊपर कुछ ऐसे, टू गिव हर्श एंड वार्निंग पनिशमेंट टू शो दैट क्राइम कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। अपराध को रोकने के लिए न्याय का निवारक सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपराध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए न्याय के निवारक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, निवारक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विधिसंगत क्रियाविधियों का एक सेट प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना की जा सके, ठीक है। सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट अ सेट ऑफ लीगल प्रोसीड्यूर्स सो दैट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कैन बी स्टैब्लिश, ठीक है। कौन ऐसा, निम्नलिखित में से कौन एक विधिसंगत क्रियाविधियों का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करता है जिससे कि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके, ठीक है। न्याय की स्थापना की बात कौन करता है, रॉल्स करता है। रॉल्स एक ऐसा सेट प्रस्तुत करता है, वो सेट कौन से हैं, भेद मूलक सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत, ठीक है। वह तर्क देता है जो अंतर के सिद्धांत का, ये सब शब्दावलियां हैं, ठीक है। वो ऐसा सेट बनाता है, ठीक है। रॉल्स ऐसा सेट बनाता है, रॉल्स और क्या सेट बनाता है, सामाजिक समझौते का तर्क लेता है, सामाजिक समझौते का सहारा लेता है, अज्ञानता के पर्दे का सहारा लेता है, अज्ञानता के पर्दे का सहारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सब ऐसे, ये क्या है, चारों एक दो तीन चार जो हैं, ये सब इसके सेट हैं, क्या हैं ये, सेट हैं, ठीक है। इस सेट का प्रयोग करके रॉल्स न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करना चाहता है, ठीक है। रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करने के लिए एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है द थियरी ऑफ जस्टिस, द थियरी ऑफ जस्टिस, 1971। अब मैंने 1971 द थियरी ऑफ जस्टिस इतनी बार आपको बता चुका हूं, आपको तो बिल्कुल याद हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख भी लें, ठीक है। अगर नहीं लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज कोई इतना जरूरी नहीं है लिखना, आप महान हैं। नहीं लिखेंगे तो भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली आपके लिए, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक क्या है, स्वेच्छा तंत्र, स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, लिबर्टेरियन थिंकर हैं, ठीक है। ये न्याय के हकदारी सिद्धांत की बात करते हैं, हकदारी, न्याय के पात्रता या एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। वॉल्टर कॉफमैन, आइजिया बर्लिन, आइजिया बर्लिन की बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, एन आई। स्वतंत्रता के कितने कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट, एक पॉजिटिव सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी है नेगेटिव लिबर्टी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में किसने विभाजन किया है, तो विभाजन किया है
यहाँ देखिए इजाया बर्लिन होना चाहिए, क्रिश्चियन बर्लिन हो गया है, ठीक है, इसको आप सही कर लेना, इजाया बर्लिन। ये वो बर्लिन नहीं है जो बर्लिन की दीवार है, ठीक है, बर्लिन स्वतंत्रवादी विचारक है बर्लिन भी। न्याय सामाजिक भी है और न्याय क्या है, व्यक्तिगत भी है, ठीक है। किसका कथन है, जस्टिस इज बोथ सोशल एंड पर्सनल, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, ठीक है। अब न्याय के बारे में ऐसा किसने बताया कि न्याय सामाजिक भी है और न्याय व्यक्तिगत भी है। अब देखिए सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय के बारे में जो बात करता है वो प्लेटो करता है। कैसे करता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्लेटो कहता है न्याय सामाजिक है। सामाजिक कैसे है, प्लेटो कहता है समाज के जब सभी वर्ग, कौन से वर्ग, सभी वर्ग, सभी वर्ग, कितने वर्ग थे समाज में, 3 वर्ग, कौन कौन, दार्शनिक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, सॉरी दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ठीक है। दार्शनिक और शासक एक ही है, सैनिक अलग है, उत्पादक अलग है, ठीक है। प्लेटो कहता है समाज में सामाजिक न्याय तभी स्थापित होगा जब सभी वर्ग, ठीक है, यानी कि दार्शनिक वर्ग, सामाजिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपना अपना काम करेंगे। क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, जो इसका जो कार्य निर्धारित है वही कार्य करेगा। और न्याय व्यक्तिगत है, ये कैसे कैसे इसने बोला, इसने बोला कि न्याय व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि हर वर्ग के व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। जैसे दार्शनिक राजा के अंदर क्या होगा, ज्ञान होगा, सैनिक के अंदर क्या होगा, साहस होगा, ठीक है। और उत्पादक के अंदर क्या होगा, उत्पादक वर्ग के अंदर क्षुधा, अच्छा क्षुधा यानी भूख, ठीक है, यानी कि इच्छा होगी, ठीक है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जो चीजें पाई जा रही हैं पर्सनल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, अगर उस व्यक्ति की वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि न्याय क्या है, व्यक्तिगत भी है। और सामाजिक वर्ग के अनुसार, वर्गों के आधार पर वो कार्य कर रहा है तो समाज में न्याय स्थापित वर्ग के आधार पर भी होगा और पर्सनल व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर भी न्याय स्थापित हो जाएगा। प्लेटो ये कहता है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक का जो शीर्षक है वो कंसर्निंग जस्टिस से रिलेटेड है, किससे, कंसर्निंग जस्टिस। अब राइटिंग सही नहीं है, आप देख लेना इसमें जो भी समझ में आए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, न्याय को निष्पक्षता मानने के विचार की सैद्धांतिक मान्यता यह है कि न्याय की बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता है, नहीं, न्याय का बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता नहीं होता। न्याय का बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या अगर कोई न्याय जो है समाज के लिए उपयोगी है तभी क्या वह न्याय है, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्याय कभी भी उपयोगिता के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगर इसका उपयोगिता का मतलब है कि अगर जब न्याय जो है, अगर समाज में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 60 लोगों के लिए न्याय क्या है, उपयोगी है, और 40 लोगों के लिए न्याय उपयोगी नहीं है, तो क्या यह न्याय की उपयोगिता है, तो क्या यह न्याय का सिद्धांत है, नहीं है ये, ठीक है। न्याय का बुनियादी सिद्धांत पूर्ण समानता है, तो ये भी नहीं होगा, पूर्ण समानता नहीं होती। पूर्ण समानता का मतलब है कि एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के ऊपर, अगर अमीर व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसके ऊपर अगर 1,000 रुपये का टैक्स लगाया जा रहा है तो गरीब व्यक्ति के ऊपर भी 1,000 का टैक्स लगा दिया जाए, तभी तो पूर्ण समानता आएगी, तभी तो निरपेक्ष समानता आएगी, है ना। तो ये भी क्या है, न्याय का मतलब निरपेक्ष समानता नहीं, बल्कि न्याय का मतलब है सापेक्ष समानता, सापेक्ष समानता। सापेक्ष समानता का तात्पर्य है जैसे कि अंबानी, ठीक है, अंबानी जी कितनी, अंबानी जी की डेली की इनकम मान लीजिए 10 करोड़ रुपए है, ठीक है, जितने भी लिखे हुए 10 करोड़ रुपए पर डे की इनकम है, तो इनके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, पर डे के हिसाब से 1,00,000 रुपए टैक्स लगेगा। और एक गरीब आदमी की इनकम है 1,000 रुपए पर डे, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 10 रुपये लगेगा।
तो क्या अगर निरपेक्ष समानता कर दी जाए, निरपेक्ष समानता में तो ये होगा कि चाहे आप 1 लाख रुपए कमाओ एक दिन में, चाहे आप 10 लाख कमाओ, यानी कि आपके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। जितना अंबानी भरते हैं उतना हर व्यक्ति टैक्स भरेगा। तो ये तो निरपेक्ष समानता हो गई, यानी कि 10 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही टैक्स भरेगा जितना कि 1 रुपया कमाता है, 1 रुपया कमाने वाला टैक्स भरता है। तो क्या है, तो ये तो निरपेक्ष समानता हो गई ना फिर तो समानता हमेशा सापेक्ष होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अंबानी अगर 10,000 करोड़ कमा रहे हैं तो वो 1 लाख टैक्स भरेंगे। अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये कमा रहा है तो वो 1 रुपया टैक्स भरेगा। जितनी जिसकी इनकम होगी उतना वो टैक्स भरेगा। तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है चाहे आप 1 रुपये कमाओ, चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, आपको टैक्स अगर निर्धारित कर दिया, अंबानी अगर 1 करोड़ टैक्स भरता है तो 1 रुपया कमाने वाला भी 1 करोड़ टैक्स भरेगा। तो क्या ये समानता है? तो ये समानता नहीं है। न्याय मांग करता है कि व्यक्तियों के अधिकार मानव जीवन और सामाजिक संगठन के लक्ष्यों से पूर्व स्थान पाएं और उन्हें इससे अग्रता मिले। देखते हैं भाई क्या स्टेटमेंट कह रहा है ये। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि न्याय यह मांग करता है कि व्यक्तियों के अधिकार मानव जीवन और सामाजिक संगठन लक्ष्यों से पूर्व स्थान पाएं। क्या यह न्याय ऐसा कहता है किसी व्यक्ति से, क्या न्याय ऐसा कहता है कि व्यक्तियों के अधिकार जो हैं मानव जीवन और सामाजिक संगठन से पूर्व स्थान मिले उनको? क्या व्यक्तिगत अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका व्यक्तिगत अधिकारों का महत्व मानव जीवन से पहले है, सामाजिक संगठनों से पहले है, या सामाजिक संगठनों से पहले जो है व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व मिले? क्या यह बात सही है? तो नहीं, व्यक्तिगत अधिकार इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा मानव जीवन है। मानव जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है और सामाजिक संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सामाजिक संगठन और मानव जीवन के बाद क्या आता है, अधिकार की कल्पना होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे सामने एक ही स्टेटमेंट बचता है, तो ये अपने आप सही होगा, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचती। न्याय मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्हता के अनुसार, ठीक है। अब अर्हता का मतलब अपनी मेरिट, मेरिट मतलब योग्यता, अर्हता का मतलब योग्यता, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करे। न्याय तो यही कहता है ना भाई, जिसके अंदर जितनी क्षमता है वो उतना पुरस्कार प्राप्त करे। अगर मेरे अंदर, अगर मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो मेरे अंदर अर्हता है, योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, ठीक है। अगर आपके अंदर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने की योग्यता नहीं है तो आपके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो यही तो न्याय है, जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर क्षमता है वो कर सकता है, ठीक है। तो न्याय यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति समर्थ है, कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए योग्य है, तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति योग्य है, ठीक है, योग्य है कोई व्यक्ति, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, अगर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा है, और एक व्यक्ति अयोग्य है जो 10वीं फेल है, ठीक है, 10th फेल है, जो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा, तो क्या यह न्याय स्थापित होगा इसमें? तो ऐसी सिचुएशन में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जो योग्य नहीं है तो उसको कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आप बना सकते हैं? निम्न में से कौन आर्थिक न्याय को बढ़ावा देगा, ठीक है, कौन लोग ऐसे हैं या कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आर्थिक न्याय को बढ़ावा देगा? मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार से क्या आर्थिक न्याय बढ़ेगा? नहीं, आर्थिक न्याय तो नहीं बढ़ेगा। मुक्त व्यापार से क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, ठीक है। एकाधिकारों का होना, एकाधिकार अगर हो जाएगा तो आर्थिक न्याय नहीं होगा, बल्कि जो बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानी अडानी जैसे लोग जो हैं बिजनेसमैन, क्या करेंगे, अगर एकाधिकार उनके पास आ जाएगा तो सारी अर्थव्यवस्था पर उनका अधिकार हो जाएगा, तो इससे आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी, गरीब वर्ग बेचारे तो मर जाएंगे फिर। श्रेणीबद्ध करारोपण की व्यवस्था, तो ये बिल्कुल सही है। अगर श्रेणीबद्ध करारोपण का मतलब है कि अगर अडानी जी, ठीक है, अडानी अगर एक दिन में 1 लाख कमाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर 10 रुपए का टैक्स लगता है, ठीक है, या 10,000 का टैक्स लगता है, और दूसरा रिक्शा चालक है एक तरफ, एक दिन में वो 100 रुपये कमाता है,
तो उसके ऊपर एक दिन में ₹1 का टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि श्रेणीबद्ध तरीके से, ठीक है, टैक्सेशन का जो सिस्टम होगा वो हिरार्किकल रूप में होगा। यानी जितनी जिसकी ज्यादा इनकम होगी उतना ही वो टैक्स भरेगा, जितनी जिसकी कम इनकम होगी वह उतना ही कम टैक्स भरेगा। तभी जो है आर्थिक न्याय की स्थापना हो पाएगी। अगर ऐसा हो कि अंबानी जी की इनकम एक दिन में 1 लाख रुपए, वो एक दिन 10,000 टैक्स भर रहे हैं, और रिक्शा चालक को एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है, वो भी 10,000 टैक्स कैसे भरेगा? तो क्या ऐसे में आर्थिक न्याय स्थापित हो पाएगा? नहीं स्थापित हो पाएगा, ठीक है। प्रोत्साहन देने की नीति से आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होता है। प्रोत्साहन देना मतलब होता है कि राज्य के द्वारा कुछ सब्सिडी देना, ठीक है, सब्सिडी देना, बाजार को सब्सिडी देना, किसानों को सब्सिडी देना, ठीक है। तो इसमें आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं होती, बल्कि श्रेणीबद्ध करारोपण के द्वारा, कर की व्यवस्था के द्वारा ही स्थापना हो सकती है। अब देखिए, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया? हु वाज द फर्स्ट टू प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? देखिए, अगर इसमें सबसे पहले तो अरस्तु ने दिया था, लेकिन वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो है रॉल्स ने भी दिया है। मैंने आपको पहले वाले पार्ट में यही बताया था कि रॉल्स अगर होगा तो सही होगा, अरस्तु होगा तो अरस्तु ने रॉल्स से पहले सिद्धांत दिया, ठीक है। तो रॉल्स और अरस्तु दोनों अगर स्टेटमेंट ऑप्शन में है, तो अगर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा तो दोनों हो जाएगा। अगर केवल किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो अरस्तु इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन है, तो आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो अरस्तु सही होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से बोलता कि ए और डी दोनों सही हैं, तो ए और डी क्या हो जाता? दोनों सही हो जाता। बट टाइम 26 मिनट्स। रॉल्स का वितरणात्मक न्याय, देखिए अब यहाँ पे रॉल्स ने भी वितरणात्मक न्याय दिया है, अरस्तु ने भी दिया है, ठीक है। रॉल्स का वितरक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? अधिकार पर है? नहीं। समानता पर है? नहीं। विभेद का सिद्धांत पर है? यस। हकदारी का सिद्धांत? नहीं, हकदारी का सिद्धांत दिया है नॉजिक ने। पात्रता का सिद्धांत, हकदारी का सिद्धांत, ठीक है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो हकदारी का सिद्धांत नॉजिक ने दिया है, एंटाइटलमेंट थ्योरी जो है वो नॉजिक ने दिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विभेद का सिद्धांत जो है रॉल्स के वितरक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है? रॉल्स कहता है कि संसाधनों का वितरण, ठीक है, संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि हीनतम स्थिति वाले को, हीनतम स्थिति में जो लोग हैं उनको क्या हो? उनको अधिकतम लाभ हो। क्योंकि रॉल्स कहता है कि जो समाज रूपी जो चैन होती है, ठीक है, जो जंजीर की कड़ी होती है, वो कोई भी कड़ी अपनी एक दूसरी कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं होती। यानी रॉल्स कह रहा है कि अगर ये हमारी पूरी चैन है, ठीक है, ये हमारी मान लीजिए पूरी चैन है, ठीक है, इस चैन में अगर कोई भी कड़ी टूट गई, कमजोर होगी, तो कहीं ना कहीं फिर ये चैन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा और सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए रॉल्स कहता है जो हीनतम स्थिति में है उनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए, भेदभाव करके उनको संसाधनों का अधिक वितरण करना चाहिए, जिससे कि वे क्या हो? उनको अधिक लाभ हो सके, ठीक है। तभी तो अमेरिका में क्या होता है, तब इसी भेदभाव के सिद्धांत के कारण अमेरिका में कल्याणकारी राज्य का उदय होता है, ठीक है। अमेरिका में राज्य के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। सकारात्मक कार्य का मतलब होता है कि राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य करना, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, है ना, रोजगार की व्यवस्था, इन सब चीज़ों का कार्य करना राज्य के दायरे में फिर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है, ठीक है, दैट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच एम्फेसाइजेज ऑन द अप्रोप्रिएटनेस, है ना, क्या उपयुक्त है, क्या औचित्य पर जो बल दे रहा है वो क्या है? न्याय का कौन सा सिद्धांत है? न्याय का तात्विक सिद्धांत, या फिर न्याय का राजनीतिक सिद्धांत, या न्याय का विधिक सिद्धांत, या न्याय का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत? तो औचित्य पर, न्याय का औचित्य क्या होता है? न्याय के लिए सही क्या है? क्या न्याय के लिए प्रतिशोध लेना सही है? अगर एक व्यक्ति ने
अपराध किया, अगर एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दे दिया, मार दिया, तो क्या दूसरे व्यक्ति को भी मृत्युदंड देना चाहिए? नहीं। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत गलत होता है हमेशा, ठीक है। न्याय का विधिक सिद्धांत, इसको बोला गया है कि न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है, यानी कि क्या चीज सही है न्याय के लिए, ठीक है। जो चीज सही है वह न्याय का वैधानिक सिद्धांत या न्याय का विधिक सिद्धांत, लीगल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज सेड टू बी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द जस्टिस, ठीक है। न्याय का विधिक सिद्धांत ही उसे कहा गया है जो न्याय के औचित्य को सिद्ध करता है। न्याय का राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है नहीं, के द्वारा न्याय की स्थापना के लिए संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण, या फिर तात्विक न्याय के लिए राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य। कल्याणकारी कार्य किसके लिए? कल्याणकारी कार्य उनके लिए जो समाज में पिछड़े हैं। समाज में पिछड़े कौन है? अमेरिका में अश्वेत लोग, भारत में SC ST OBC, ठीक है। अदर कंट्रीज में अलग अलग लोग, ठीक है। वो सब समाज के पिछड़े लोग हैं। इनके लिए तात्विक न्याय की स्थापना में, ठीक है, कुछ संसाधनों का वितरण किया जाएगा जो सामाजिक न्याय की स्थापना में सहयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब न्यायालयों के ऐसे विनिश्चयों से उत्पन्न होता है जिसमें हम पाते हैं कि देश के कानून का अर्थ निरूपण हुआ है, उचित और अनुचित स्थितियों का विवेकपूर्ण प्रभेद हुआ है, गलत कार्य करने वाले को दंडित किया गया है और अपचारी सत्ता की निंदा की गई है, तो इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे वितरण न्याय नहीं कह सकते, इसे सुधारात्मक न्याय कह सकते हैं, इसे सामाजिक न्याय नहीं कह सकते, इसे राजनीतिक न्याय नहीं कह सकते, ठीक है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को एक से अधिक वोट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जितने पर्सन इंडिया में हैं उन सबको एक एक वोट मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, इसे राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का समाज में क्या हो? समानता हो, समाज में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। सुधारात्मक न्याय का मतलब होता है, सुधारात्मक न्याय का मतलब है कि समाज में जो गलतियां हुई हैं उनमें क्या करें? सुधार की जाए। सुधार किसके माध्यम से हो? दंड के माध्यम से, या फिर न्याय के माध्यम से सुधार हो, या फिर सुधार और कौन कर सकता है? कानून में संशोधन करके सुधार होता है। कानून में संशोधन कौन करवाता है? या तो हमारी संसद करती है, या तो न्यायपालिका अपने निर्णयों के द्वारा क्या करती है? अपने विनिश्चयों से उत्पन्न हम देखते हैं कि जो देश के कानून का अर्थ का निरूपण हुआ है उचित है या अनुचित है, तो ऐसे में क्या करता है? न्यायालय हमारा जो है न्याय में क्या करता है? सुधार करता है, ठीक है। अगर कोई कानून गलत तरीके से बन गया है तो उसमें सुधार करने का काम कौन करता है? न्यायालय करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सुधारात्मक न्याय क्या होगा? यह बताता है कि क्या उचित है कानून में, क्या अनुचित है, ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या विवेकपूर्ण चीज है, क्या गलत है। तो इन सब चीजों में हमें सही गलत का फर्क कौन बताता है? हम सही गलत का तरीका सुधार के माध्यम से या सुधारात्मक न्याय के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्लेटो, न्याय से प्लेटो का क्या अभिप्राय था? देखो यहाँ पे प्लेटो का भी क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, न्याय का क्वेश्चन, ठीक है। प्लेटोज मीन्ड बाय जस्टिस, न्यायालय द्वारा किया जाने वाला विधिक न्याय नहीं, सख्त ही अधिकार है नहीं, नहीं, माइट इज राइट, पावर इज राइट नहीं, ये थ्रेसिमेकस कहते हैं। आत्मा के प्रत्येक भाग और तदनुरूप समाज के वर्गों द्वारा सामंजस्यपूर्ण कार्य का संपादन करना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी देखिए अब इसमें, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होना, ये नहीं, इसी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 का सी सही होगा, क्योंकि 22 में सी इसीलिए सही है, इसका रीजन क्या है कि प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति का जो गुण होगा, ठीक है, जिस व्यक्ति का जो गुण होगा या जिस वर्ग का जो गुण है, जो स्वभाव है, जैसे कि दार्शनिक वर्ग का क्या है स्वभाव? ज्ञान प्राप्त करना,
शासन का संचालन करना। सैनिक वर्ग का क्या स्वभाव है? सैनिक वर्ग का स्वभाव है युद्ध कला में कौशल होना। और उत्पादक वर्ग का क्या स्वभाव है? उत्पादन करना। ठीक है, तो इसमें आत्मा के यानी जिस व्यक्ति की आत्मा में जो गुण पाए जाएंगे उस गुण के अनुसार समाज के वर्गों के द्वारा अपना अपना कार्य करेंगे, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को जो विशेषता हासिल है, जैसे सैनिक वर्ग को क्या विशेषता हासिल है? युद्ध कला में। उत्पादक वर्ग को क्या विशेषता हासिल है? उत्पादन करने में। और दार्शनिक वर्ग को क्या विशेषता हासिल है? शासन कला में। ठीक है, यानी कि समाज के जो वर्ग हैं, चाहे दार्शनिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो, जिस वर्ग को जो कार्य दिया गया है वो अपना कार्य सामंजस्य पूर्ण करें। यानी कि दार्शनिक वर्ग जो है सैनिक के कार्य में हस्तक्षेप ना करें और सैनिक जो है वो उत्पादन के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तभी समाज में क्या होगा? सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा। प्लेटो कहता है ऐसा। अगर सैनिक वर्ग जो है उत्पादन वर्गों का काम करने लगे और उत्पादक जो है सैनिक वर्ग का कार्य करने लगे, तो ऐसे में समाज में क्या होगी? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। आप सोचो, अगर डॉक्टर की जगह, ठीक है, अगर डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है, ठीक है, सर्जरी करता है। अगर सर्जरी का काम डॉक्टर को छोड़ करके रिक्शा चालक को दे दिया जाए, तो फिर तो मरीज का क्या हो जाएगा? फिर पेशेंट का लेना देना आ जाएगा, बेचारा चल पड़ेगा वैसे ही, है ना। तो इसीलिए प्लेटो ने कहा कि समाज में न्याय सुचारू रूप से तभी चलेगा जो जिसका कार्य है, जो जिसका स्वभाव है, जो जिसका गुण है, वो अपने गुण के अनुसार अपने मेरिट के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। और तभी समाज में क्या होगा? तभी समाज में सामंजस्य भी बनेगा और तभी समाज में न्याय भी स्थापित हो पाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की आत्मा का जो गुण है उसके अकॉर्डिंग क्या करे? कार्य करे। इसीलिए प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर। कार्य, इसको याद कर लेना, विशेषीकरण, विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, इस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण का मतलब है कि जिस व्यक्ति को जो जिस कार्य में विशेषता हासिल है वही कार्य करेगा, तभी न्याय स्थापित हो पाएगा। यानी उत्पादक को विशेषता हासिल है उत्पादन करने में, सैनिक को विशेषता हासिल है युद्ध करने में, दार्शनिक को विशेषता हासिल है किसमें? शासन करने में। ठीक है, तो जिसको जिस वर्ग जिस क्लास में विशेषता हासिल है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तभी समाज में क्या होगा? सामंजस्य स्थापित होगा। तभी समाज में सामंजस्य स्थापित होने के बाद समाज में क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। अगर दार्शनिक राजा को बोल दिया जाए कि उत्पादन करो, तो ऐसे में क्या उसको कुछ पता ही नहीं, उसका गुण ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है, वो उसको विशेषता ही नहीं है उत्पादन करने में। तो जब विशेषीकरण ही नहीं है उसके पास, उसकी विशेषता नहीं है, उसको स्पेशलाइजेशन ही नहीं है उस कार्य को करने में, तो ऐसे में क्या होगा? उत्पादन कम हो जाएगा। कम होगा तो उत्पादन कम होने के साथ राज्य में क्या होगी? भुखमरी आ जाएगी। भुखमरी आ जाएगी तो ऐसे में राज्य की जो स्थिरता है वो क्या होगी? खराब हो जाएगी, राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जो कार्य जिसको डिसाइड किया गया है, जिसका जो क्वालिटी है वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करे, तभी समाज में ये चीजें स्थापित हो पाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति व्यक्ति द्वारा विवेकपूर्ण चयन का सिद्धांत अधिकीकरण मैक्सिमाइजेशन क्या करता है? अपेक्षित उपयोगिता का तो ये नहीं करता, न्यूनतम का भी नहीं करता, अधिकतम का इसका भी नहीं करता, आकांक्षाओं का उस विकल्प को छोड़कर जिसकी संभावना बहुत बुरी मानी जा सकती है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े वाले ऑप्शन होते हैं ना, वही वाले हमेशा 99% क्वेश्चन वही वाले सही होते हैं और एक एक लाइन वाले क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। आप कभी अगर आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, आंसर के बारे में, तो आप देखना जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत है। आपको अगर नहीं पता है ना, तो आप बड़े वाले को देख के आप आंख बंद करके टिक कर दीजिए। इसमें 100 में से क्या होता है? 99 बार ये वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वितरक न्याय के आधार क्या है? वितरक न्याय के लिए क्या आधार है? द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, योग्यता और अर्हता। ठीक है, अर्हता और आवश्यकता, तो अर्हता और आवश्यकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी नहीं है। वितरणात्मक न्याय का मतलब ये नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट
आपकी क्या योग्यता है और आपकी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत और योग्यता के आधार पर, ठीक है, ज़रूरत और आवश्यकता के आधार पर तभी अगर कोई चीज़ों का वितरण होगा, संसाधनों का वितरण होगा, तभी न्याय की स्थापना होगी। योग्यता और आवश्यकता नहीं, योग्यता, अर्हता और आवश्यकता नहीं, ठीक है। यानी कि वितरक न्याय जो है, इसका आधार क्या है कि आप योग्य हैं, ठीक है, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन की आपको आवश्यकता है। जैसे आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप योग्य हैं, अर्हता है आपके अंदर, और आवश्यकता आपको क्या है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आवश्यकता है। अगर आप नेट पास हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, इसका मतलब है कि समाज में न्याय स्थापित हो गया। अगर आप नेट पास हैं और आपको 5वीं क्लास का टीचर बना दिया जाए तो क्या होगी, तो आवश्यकता तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की है, लेकिन आवश्यकता को ध्यान में न रख के अगर आपकी दूसरी वस्तुओं को ध्यान दिया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जरूरत क्या होती है वितरणात्मक न्याय स्थापित करने के लिए, आवश्यकता के साथ साथ हमारी योग्यता का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता और योग्यता जब मिलेंगे तभी न्याय की स्थापना होगी, तभी संसाधनों का वितरण सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। अर्हता और क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, मान लीजिए आप नेट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, नेट के लिए क्वालिफाइड नहीं है और आप बोले हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो ऐसे में कौन आपको देगा बताओ, नेट कोई बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ऐसे में ये क्या होगा, पूरा नहीं होगा। अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है और आपकी रिक्वायरमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की है, तो ऐसे में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो इसका तात्पर्य है कि समाज में वितरणात्मक न्याय की स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये मेरे नीचे सबसे जो लिंक दिया है, ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप इस पर PDF में प्रोवाइड कराऊंगा, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे ना तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ले जाएगा ये लिंक, और आप वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ इसे शेयर कर दें। और मैं अभी नेक्स्ट 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, जितने पार्ट हो पाएंगे क्वेश्चंस के, ठीक है, मैं सारे पार्ट्स को करा दूंगा, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आया एग्जाम में ना, कभी भी आपका इसके बाहर कोई क्वेश्चन ना बन पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।